औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम अपने जो स्टैंडर्ड्स हम पढ़े थे उसी का जो है वो कंटिन्यू करते हैं सिलसिला। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो हमें क्या बताता है, और उसके अंदर हमें रिसर्च और डेवलपमेंट को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, जो कि IAS 38 जो है हमें गाइड करता है कि उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उनके एडजस्टमेंट और उनकी जो है वो कॉस्ट एलोकेशन इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में रिकॉग्निशन कैसे करनी है। तो आज हम पढ़ेंगे नया स्टैंडर्ड्स जिसका नाम है IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड रिवाइज्ड का मतलब यह है कि ये IAS 10 रिवाइज हुआ है। अच्छा, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड असल में ये स्टैंडर्ड का नाम है और इसका नंबर है IAS 10। ये स्टैंडर्ड क्या है, देखें। इसके लिए ना आपको दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले आपको दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ये देखिएगा, इसमें ना दो टर्मिनोलॉजीज़ का मैं आपको बता रहा था। एक होती है बैलेंस शीट डेट, ठीक है। इसको ना आपकी किताब में लिखा होगा फाइनेंशियल पोजीशन डेट, ठीक है। जैसे कि 31 दिसंबर, द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन डेट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर देते हैं, पूरा नाम ये है वैसे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, ठीक है जी। ये है जी आपकी एक डेट तो ये हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं दूसरी डेट कौन सी होती है। एक डेट होती है द डेट on which financial statements are prepared, वो है जी 31 मार्च 2020, ठीक है। देखें, एक अब ना ज़रा थोड़ा सा आपने मैकेनिज़्म समझना है कि ये है क्या। होता ये है कि हम कहते हैं कि जी किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अगर 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स 31 दिसंबर को पब्लिश होके और उसकी एनुअल रिपोर्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी या नेट के ऊपर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। होता ये है 31 दिसंबर का मतलब ये होता है कि 31 दिसंबर तक जितनी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्ड को सेपरेट रखा जाएगा, उनको अलग मेंटेन किया जाएगा, और उसके बाद फिर पूरे जो है वो स्टॉक काउंटिंग होती है, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होती है, ऑडिट होता है। ये सब काम होने के बाद फौरी तौर के ऊपर जैसे ही ये तमाम रिकॉर्ड मेंटेन हो जाते हैं, लेजर्स में पोस्ट हो जाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बन जाता है, करेक्शंस हो जाती हैं, एरर्स दूर हो जाती हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाती हैं, उसके बाद जो है वो नया ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनती है, फिर बैलेंस शीट बनती है। तमाम काम होने में टाइम लगता है। तो जब वो पे रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं तो वो तो फरवरी और मार्च में आती हैं पब्लिश होके वहाँ, ठीक है। तो लेकिन अगर मिसाल के तौर पे देखें 2019 31 दिसंबर 2019 की जो रिपोर्ट होगी ना, एनुअल रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाएंगी, जो एनुअल रिपोर्ट में दी भी होती हैं। एनुअल रिपोर्ट आप किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी से मुराद कौन सी कंपनी है कि वो कंपनी जिसका कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, ठीक है, जिसके शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसे हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो उसकी लिस्टेड कंपनी जितनी भी होती हैं, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स इनकी वेबसाइट पर मौजूद होती हैं। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखें 2019 की जो एनुअल रिपोर्ट होंगी ना, वो आई होंगी फरवरी में या मार्च में, ठीक है। अमूमन मार्च के फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक आ जाती हैं। तो 31 मार्च तक लाजमी उनकी रिपोर्ट्स पब्लिश हो जाती हैं, ठीक है।
वो प्रिंटिंग में जाती हैं, ज़ाहिर बात है वो प्रेस में जाती हैं, वहाँ पे प्रिंट होती हैं, उसी की कॉपीज़ निकलती हैं और फिर वो कॉपीज़ प्रिंट होने के बाद फिर वो मार्केट में सर्कुलेट होती हैं, वो फ्लोट होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो लेकिन जब वो 31 मार्च 2020 को जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होगी वो बेसिकली पब्लिश हो रही होगी 2019 के साल की, यानी 31 दिसंबर 2019 का जो ईयर होगा उस तक की जो है वो एनुअल रिपोर्ट वो पब्लिश हो रही होगी। ठीक है, इस डिफरेंस को समझना है, इन दो डेट्स के डिफरेंस को, कि एक तो वो है कि अच्छा, अब जो आप देखेंगे ना 31 मार्च को जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होंगी उनके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उनके अंदर जो बैलेंस शीट के नीचे ये जो इनकम स्टेटमेंट के नीचे डेट दी हुई होगी वो 31 दिसंबर 2019 दी हुई होगी, लेकिन वो पब्लिश हुई होंगी अगले साल मार्च में, फरवरी में या मार्च में, किसी एक डेट को ना। ठीक है। अच्छा, अब जो 31 दिसंबर 2019 का साल जो ख़त्म होगा, सारे एक्सपेंसेस 31 दिसंबर 2019 तक के होंगे। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, हर अकाउंट जो है वो 31 दिसंबर 2019 तक का जो बैलेंस होगा उस तक का रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन उसकी ऑडिटिंग, उसकी इंस्पेक्शन, उसकी जो है वो अकाउंट्स की प्रिपरेशन, उसकी प्रिंटिंग, उसकी पब्लिशिंग, इसको टाइम लगता है। तो ये जाके पब्लिश हुई होगी 31 मार्च 2020 को। ठीक है जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो जो एग्ज़ाम की डेट होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम जो है ना अब आपका हुआ था जैसे पिछले महीने, तो उसके अगले दिन ही तो रिज़ल्ट नहीं आ गया था ना मिड का, या जो भी फाइनल का एग्ज़ाम होता है वो उसी वक्त तो रिज़ल्ट नहीं आ जाता, उसका रिज़ल्ट आता है कुछ महीने बाद। लेकिन वो बेसिकली जो रिज़ल्ट आता है वो पिछले जो आपके मिड या फाइनल हो चुके होते हैं उनका रिज़ल्ट होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बैलेंस शीट जो है वो 31 दिसंबर की है, लेकिन वो पब्लिश होंगी अगले साल के अगले अकाउंटिंग पीरियड के 2 माह या 3 माह बाद, अगले अकाउंटिंग पीरियड में वो जाके पब्लिश होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी इस स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा स्टैंडर्ड की तरफ। अब हम जो है ना, आप बेशक अपने उस पर भी देख लें या मेरी स्क्रीन पे देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये स्टैंडर्ड है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, अब देखें कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे कि जो देखें जो इस पीरियड के दरमियान 31 दिसंबर से 31 मार्च तक का पीरियड कितना बनता है, 3 महीनों का पीरियड। तो 3 महीने जो हैं, 3 महीनों के अंदर कुछ इवेंट्स जो हैं वो अकर हुए होंगे। ठीक है, कुछ इवेंट्स अकर हुए होंगे। तो इस पीरियड में जो इवेंट्स अकर होंगे, मटेरियल इवेंट जो अकर होंगे, मैं भी बताता हूँ मटेरियल इवेंट क्या होता है। जो मटेरियल इवेंट्स अकर हुए होंगे उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, उनको अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, उन्हें कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ये सारी हम बातें पढ़ेंगे इस स्टैंडर्ड में IAS 10। बेसिकली IAS 10 हमें ये बताता है कि बैलेंस शीट्स की डेट से लेकर, ठीक है, वो डेट जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड, बल्कि आप इसे एंड पब्लिश भी कर लें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड, चलें आप अप्रूव्ड कर लें। ठीक है, पब्लिश या अप्रूव्ड। तो इस डेट के दरमियान जो मटेरियल इवेंट्स अकर हुए होंगे उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। आया कि उनको रिकॉर्ड किया जाएगा 2019 में या 2020 में। अगर 2019 में रिकॉर्ड किया जाएगा तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर 2020 में रिकॉर्ड किया जाएगा तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये हमें बताता है ये वाला स्टैंडर्ड जिसका नाम है IAS 10, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इन दो बातों की आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस स्टैंडर्ड को समझ सकेंगे। अच्छा, अब आते हैं स्टैंडर्ड पे। अब देखें, कैन बी डिफाइंड एज दोज मटेरियल इवेंट्स। अच्छा, अब पहली बात ये कि मटेरियल इवेंट क्या है, इसकी भी एक साइंस है पूरी। मटेरियलिज्म या मटेरियल इवेंट्स के ऊपर एक बाकायदा गैप्स है। ठीक है, जनरल एक प्रिंसिपल है पूरा गैप्स के अंदर, वो दिया हुआ है मटेरियल इवेंट्स के मुतालिक। मटेरियल इवेंट्स क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैंने आपसे कहा था ना, मैं एज्यूम करूँगा कि आपने पढ़े हुए होंगे, तो मेरा पहला लेक्चर याद करें। तो उसके अंदर गैप्स में ये मटेरियल इवेंट्स आपने लाजमन पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये होते क्या है मटेरियल इवेंट्स। मटेरियल इवेंट्स से मुराद यह है कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल होते हैं, कुछ इमटेरियल होते हैं।
मटेरियल से क्या मुराद है? बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट और अहम, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक छोटी फर्म है, यहाँ पे साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है कोई, ठीक है। चले अयूब सोप फैक्ट्री को ले लेते हैं, अयूब सोप फैक्ट्री है, ठीक है, ये साबुन बनाती है। अच्छा, अब जो ये साबुन बनाती है, इसके लिए हो सकता है कि एक एक्सपेंस बहुत मटेरियल हो। मिसाल के तौर पे ये इस कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है काफ़ी सारा, तो हो सकता है कि वो अमाउंट, या मिसाल के तौर पे उसने जो है ना, उस कंपनी ने इस कंपनी के लिए, अयूब सोप फैक्ट्री के लिए 20,000 या 30,000 रुपये का जो एक्सपेंस है वो बहुत मटेरियल एक्सपेंस हो, ठीक है। कोई एक इवेंट है मिसाल के तौर पे, वो एक्सपेंस है, या उसकी इनकम है, या कोई भी ऐसा इवेंट, या किसी जो है वो फायर लग जाना, ठीक है, या सैलाब आ जाना, उससे पानी से स्टॉक ज़ाया हो जाना, हो सकता है इसके लिए छोटा नुकसान भी बहुत बड़ा हो, ठीक है, यानी एक मुख्तसर सा नुकसान इसके लिए बहुत बड़ा हो, वो इसके लिए बहुत मटेरियल इवेंट हो, ठीक है। फायर लग जाती है, स्टॉक जल जाता है, या मिसाल के तौर के ऊपर इसने कोई एसिड परचेज़ करना है वगैरह वगैरह। लेकिन वही अगर लॉस, या वही अगर मिसाल के तौर पे एसिड की परचेज़ यूनिलीवर या रिकट बैंक का इधर करे, या नेस्ले करे, उसके लिए हो सकता है वो इतना मटेरियल इवेंट ना हो, वो इमटेरियल हो, ठीक है। फ़र्क को समझ रहे हैं आप? फ़र्क को समझना है यहाँ पे कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मटेरियल इवेंट हो सकता है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही इमटेरियल इवेंट हो जाए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन खुद फैसला करेगी कि उसके लिहाज से मटेरियल इवेंट क्या है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स कुछ अरसे पहले तक कौन था? बिल गेट्स, ठीक है। इसके मुतालिक आप यूट्यूब पर लिखें सिर्फ जावेद चौधरी और आगे लिखें फैक्ट्स अबाउट बिल गेट्स, आपको 5 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, वो आपको बता देगा कि बिल गेट्स की क्या इस वक्त करंट पोजीशन है। यानी इसके अगर उसमें उसे जुमला आप सुनिएगा कि $1,000 अगर इसकी जेब से गिर जाए तो ये उसको नहीं उठाएगा, बल्कि उसे छोड़ के आगे चल देगा। क्यों? क्योंकि इसकी आमदनी में, क्योंकि इसको जो $1,000 नीचे से उठाने में जो है वो 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है, और हर सेकंड में इसकी आमदनी में $4,000 का वैसे इजाफा हो रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, यानी ये मुल्क खरीद सकता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें अमेज़ॉन के ऊपर सेल इतनी ज़्यादा हुई है। अमेज़ॉन पता है ना, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अमेज़ॉन की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे दराज है ना, पाकिस्तान में काम कर रही है, ठीक है। अली बाबा या अली एक्सप्रेस चाइना में काम कर रही है, इसी तरह अमेज़ॉन इस वक्त अमेरिका में काम कर रही है। वैसे पूरी दुनिया में है, बहुत से ममालिक में, लेकिन 113 या 103 ममालिक में, लेकिन अमेरिका में सबसे बड़ा बिज़नेस है अमेज़ॉन का, ठीक है जी। अच्छा, अब बात यह है कि उसमें कोविड-19 की वजह से इतनी सेल हुई है अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकले, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर्स की चीज़ें मंगवाई, कि वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन चुका है। अच्छा, ये जो जॉर्ज फ्लॉयड है, गालिबन जो एक ब्लैक सिया फार्म पर्सन है जिसकी डेथ हुई है अभी, उसकी वजह से जो अमेरिका में एहतजाज हुए तो अमेज़ॉन का एक वेयर हाउस जल गया। अब वेयर हाउस जल जाना, जिसमें कभी आप गूगल के ऊपर लिखें या यूट्यूब पर देखें कि अमेज़ॉन वेयर हाउस, आपको पता चलेगा कि वेयर हाउस कहते किसे। ऐसा शायद आपने पाकिस्तान में कोई वेयर हाउस ही नहीं देखा होगा जिस तरह के ये वेयर हाउसेज यहाँ पे ये लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो उसका पूरा वेयर हाउस जल गया, उसने बॉदर ही नहीं किया। आप ये देखें कि उसने अमेज़ॉन का जो ओनर है उसका नाम है जेफ बेजोस, मेरे ख्याल में से, अगर मैं भूल ना रहा हूँ तो जेफ बेजोस नाम है। उसने बॉदर ही नहीं किया, उसने कहा जितने लोगों के यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ था हम सबको पेमेंट करेंगे, जिन जिन लोगों के ऑर्डर्स थे हम उनको दोबारा ऑर्डर पहुँचाएंगे, और किसी एक भी पर्सन को लॉस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें, ये इतना बड़ा लॉस हुआ है अमेज़ॉन का, लेकिन अमेज़ॉन को फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो दुनिया का अमीरतरीन शख्स है, जेफ बेजोस। लेकिन यही लॉस अगर पाकिस्तान की किसी महमूद टेक्सटाइल मिल या किसी भी कंपनी को होता तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस होता, शायद वो दिवालिया हो जाती। तो पाकिस्तान की किसी भी कंपनी के लिए ये वाला लॉस, जो उसका वेयर हाउस जल जाना, हो सकता है इतनी अमाउंट का लॉस एक मटेरियल इवेंट होता, लेकिन उसके लिए ये इतना मटेरियल इवेंट नहीं है।
अमेज़ॉन के लिए जितना पाकिस्तानी फर्म के लिए। तो मैं हाल में से मैं आपको एक मटेरियल इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूँ। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये जो डायग्राम है ना, ये समझें कि पूरा स्टैंडर्ड इसमें बड़े आराम से क्लियर हो रहा है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप समझ लें कि आपको स्टैंडर्ड समझ में आ गया। ये IS 10 बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखें, पहली बात तो ये कि जो इवेंट्स होते हैं, जो रिपोर्टिंग डेट के बाद और अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले अकर होते हैं, हमें उनको ये डिसाइड करना होता है कि उनको पिछले साल में एडजस्ट किया जाएगा, यानी उनको पिछले साल में रिकॉर्ड किया जाएगा या न्यू अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये असल में हमने फैसला लेना होता है। बेसिकली जो स्टैंडर्ड है ये भी हमें यही बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हम प्रिपेयर करेंगे उनके अंदर वो मटेरियल इवेंट्स के जो अक्कर हुए हैं इस पीरियड के दौरान 31 दिसंबर से लेकर 31 मई के दरमियान, उनको पिछले अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है या इस अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये स्टैंडर्ड हमें इसके बारे में बताता है। ठीक है, देखें, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट से क्या मुराद है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद जो मटेरियल इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं वो या तो एडजस्ट किए जाएंगे या उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा इवेंट है जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली वो उसको एडजस्ट नहीं करेगी पिछले साल में। अच्छा, अब ये जो नॉन एडजस्टिंग है ना, नॉन एडजस्टिंग का मतलब ये है कि उसको पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। और एडजस्टिंग से मुराद ये है कि उसको पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का ताल्लुक पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। यानी जो यहाँ पे है ना बैलेंस शीट 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक के दरमियान जो मटेरियल इवेंट्स अकर हो रहे हैं, ये जो पीरियड है मटेरियल इवेंट्स अकर हो रहे हैं, उनमें को एडजस्ट अगर किया जाएगा तो वो कौन से कहलाएंगे? एडजस्टिंग इवेंट। और अगर उनको 2019 में एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो बेस है हमारे पास किसी भी इवेंट को एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग करने की, वो ये है कि वो आया कि 2019 में यानी गुज़िश्ता साल के अंदर एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब देखिए वो अकर कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर के बाद। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनको गुज़िश्ता साल में एडजस्ट करना है या नहीं करना। इस बेस के ऊपर हमने उनकी दो कैटेगरीज बना दी, एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। चलिए मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। आ जाइए। अच्छा, अब देखें जी एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं कि जो पहली बात तो ये कि वो अकर हुए होंगे 31 दिसंबर और 31 मार्च के दरमियान, यानी बैलेंस शीट डेट और द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, इसके दरमियान अकर हुए होंगे। और उनका कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई सिम्पटम एग्जिस्ट करती होगी बैलेंस शीट डेट को। ठीक है, यानी 31 दिसंबर या उससे पहले कोई ना कोई, या 31 दिसंबर तक, या 31 दिसंबर को लाजमन उसकी कोई ना कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए। ठीक है, 31 दिसंबर को उनकी उस इवेंट की कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई सिम्टम, कोई ना कोई एविडेंस उसका एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि वो एडजस्टिंग है और उस इवेंट को एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट द इवेंट, उसको हम 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे अभी हम नॉन एडजस्टिंग की तरफ नहीं आते, पहले हम इसको पूरा समझते हैं। बात समझ में आ गई आपको? वो इवेंट कि जो इस पीरियड के दरमियान अकर हुआ है और उसकी कोई ना कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी 31 दिसंबर 2019 को, यानी गुज़िश्ता साल की जो फाइनेंशियल पोजीशन डेट है या बैलेंस शीट डेट है, उसको कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो उस इवेंट को
एडजस्ट हम कर देंगे गुज़श्ता साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? द सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ अ कोर्ट केस विच कन्फर्म्स अ ईयर एंड ऑब्लिगेशन। एक कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है, जो जिसका कोर्ट में डिसीजन हुआ है मिसाल के तौर पे फरवरी में, ठीक है, कब हुआ? फरवरी में उस कोर्ट का डिसीजन हुआ। अब देखिए कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है कि भाई मिसाल के तौर पे कंपनी को के ऊपर कोई पेनल्टी पड़ी, किसी कस्टमर ने या किसी भी कंपनी ने हमारी कंपनी के ऊपर केस कर दिया, ठीक है, कोर्ट में जो चल रहा था पिछले कई महीनों से, और उसका जो फैसला आया वो फरवरी 2020 में आया, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है कि वो केस कब चल रहा था? पिछले साल से, 2019 से। तो उसकी कंडीशन या उसका कोई ना कोई एविडेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है ना 31 दिसंबर को। एविडेंस यही है ना कि वो अदालत में केस चल रहा है, तो 31 दिसंबर को उसका एविडेंस एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा वो उसका रिलेशन है पिछले साल की इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से। तो लिहाजा वो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको एडजस्ट होना चाहिए। वो लायबिलिटी, अगर मिसाल तौर पे कोई पेनल्टी पड़ी है तो कंपनी ने उसको जो है वो कोई फ़ाइन लगाए तो वो उसको एज एक्सपेंस चार्ज करना है पिछले साल की स्टेटमेंट में। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोर्ट में जो केस चल रहा था वो चूँकि पहले कई महीनों से चलता आ रहा था, तो 31 दिसंबर को उसका एविडेंस एग्जिस्ट करता था। एविडेंस यही है कि वो केस चल रहा है, ठीक है, एक सिम्टम उसकी एग्जिस्ट करती है। तो लिहाजा फरवरी में होने वाले कोर्ट का जो डिसीजन होगा, उस केस का डिसीजन, उसको एडजस्ट किया जाएगा इस साल की गुज़श्ता साल की बैलेंस शीट के अंदर या इनकम स्टेटमेंट के अंदर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो डेट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, अब the receipt of information after the reporting date that indicates that the asset was impaired at the reporting date। असल में ये impairment of assets का एक अलग स्टैंडर्ड है, वो असल में जब हम पढ़ेंगे तो फिर अगर हमने पढ़ा तो वो फिर आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। हम फिलहाल आगे चलते हैं। द बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट दैट कन्फर्म्स द डेट ईयर एंड डेट इज़ इरिकवरेबल। ठीक है, एक कस्टमर था, देखिए कस्टमर था, वो कोर्ट ने उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गया। कब हुआ? फरवरी में हुआ मिसाल के तौर पे, ये जनवरी में हुआ, बैंकरप्ट हो गया। अब ज़ाहिर बात है ये पता चल गया कि हमारा जो कस्टमर था वो बैंकरप्ट जब हुआ तो हमें उससे पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिसीवेबल थे वो तमाम बैड डेट हो गए। अब बैड डेट जो है वो एक्सपेंस होता है हमारा, बैड डेट एक्सपेंस, उस बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब वो कब रिकॉर्ड किया जाएगा? 2020 में या 2019 में? देखें वो जो कस्टमर है हमारा, वो कस्टमर हमारा उसने हमसे परचेज़ की थी 2019 में। डेफिनेटली अगर 2019 में परचेज़ की है और अब आके जनवरी 2020 के अंदर वो डिक्लेयर हो रहा है बैंकरप्ट, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे 2019 की यानी गुज़श्ता साल की बैलेंस शीट के अंदर। यानी हम उसका जो अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म कर देंगे और इनकम 2019 की इनकम स्टेटमेंट में उस अमाउंट से एक्सपेंस चार्ज कर देंगे जितनी अमाउंट से उसने हमारे पैसे देने थे, क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया ना, हमें मिलने तो नहीं है वो हमें, तो लिहाजा वो बैड डेट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है एडजस्टिंग इवेंट की कि उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। अगर कोई ऐसा कस्टमर होता कि जिसने परचेज़ की हुई होती हमसे इन्वेंट्री या कोई भी चीज़ जनवरी 2020 में या फरवरी 2020 में या 15 मार्च 2020 में अगर परचेज़ की हुई होती, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं थी कि उसको हम 2020 में ही एडजस्ट करेंगे। क्यों? 2019 में इसलिए नहीं होगा एडजस्ट क्योंकि उसका 2019 से तो कोई लेना देना नहीं है ना, उसकी तो एविडेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता 2019 में। उसकी वो कस्टमर ही वो सेल ही जो सेल है वो सेल ही रेलिवेंट है 2020 से, 2019 से है ही नहीं। तो लिहाजा वो सेल के जो 2019 में हुई है और अब आके इस पीरियड के दरमियान उसका डिसीजन हो रहा है कि वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है, तो उसको हम 2019 में ही एडजस्ट करेंगे, ठीक है। द सेल ऑफ इन्वेंट्रीज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एट अ प्राइस और लोअर देन कॉस्ट, ये आपको याद है, ये हमने पढ़ा था IS2, ठीक है, कि IS2 हमने पढ़ा था कि अगर मिसाल के तौर पे इन्वेंट्रीज सेल हो रही हैं जनवरी में या फरवरी में, मार्च में, इस पीरियड के दरमियान, ठीक है, और वो हम देखेंगे कि वो इन्वेंट्री मिसाल के तौर पे एक बी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है ABCDEFGHIJK, तो ये एक बी प्रोडक्ट है। बी प्रोडक्ट सेल हुई 17 मार्च 2020 को, ठीक है,
उसकी एनआरवी जो है वो कम थी कॉस्ट से, तो फिर ऑब्वियसली उस बी प्रोडक्ट के तमाम यूनिट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा एनआरवी के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कॉस्ट और एनआरवी में से जो कम होती है अमाउंट, उसके ऊपर हम पूरी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, उस प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी स्टॉक यूनिट्स जो स्टॉक काउंटिंग हुई होगी इस अरसे के दरमियान, उस स्टॉक के अंदर हम बेसिकली उस बी प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करेंगे एनआरवी पे, क्योंकि वो कॉस्ट से कम है। ठीक है जी, तो ये हो गई एनआरवी। ये भी एक एग्जांपल हो गई एडजस्टिंग इवेंट की। ठीक है, द डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसिड परचेज्ड और प्रोसीड फ्रॉम एसिड सोल्ड बिफोर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। ये ऐसा बहुत रेयर केस होता है, ऐसा होता नहीं है, तो लिहाजा फिलहाल इसको छोड़ दें। द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर्स शोइंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखिए मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जब 31 दिसंबर होती है तो 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च के दरमियान ऑडिट होता है कंपनी का। इस हम देखें दो तरह के ऑडिट होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट और एक एक्सटर्नल ऑडिट। और ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर रखा जाता है वो भी एक इंटरनल ऑडिटर होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का अपना हायर करता होता है, कंपनी उसको अपने पास मुलाजमत देती है, वो कंपनी में जॉब करता है, वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है इंटरनल ऑडिटर, और वो कंपनी का जो है वो वक्त के साथ साथ ऑडिट करता है और कंपनी उससे भी ऑडिट करवाती है। जो ऑडिट कंपनी इंटरनल ऑडिटर से करवाएगी उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, लेकिन जब साल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट करवाना होता है। एक्सटर्नल ऑडिट के लिए जो है वो फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स होती हैं, उनको हायर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फर्गूसन है, ये एक ऑडिट फर्म है, इससे ऑडिट करवाया जाएगा, तो ये एक्सटर्नल हो रहा है क्योंकि कंपनी से बाहर किसी दूसरी फर्म से ऑडिट करवाया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। और यहाँ पे जो ऑडिटर होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। ठीक है, जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि कुछ फ्रॉड हुए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, या कुछ एरर्स थी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर्स हो गई थी, तो ज़ाहिर बात है जो फ्रॉड हुआ होगा उसको वो 31 दिसंबर से पहले ही हुआ होगा ना, तो उसकी 31 दिसंबर को कोई ना कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी डेफिनेटली। मिसाल के तौर पे जो फ्रॉड हुआ उसकी वजह से फिगर्स मैनिपुलेट हुई। ठीक है, या मिसाल के तौर पे कोई एक इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग गलत हो गई थी, बाय मिस्टेक रिकॉर्डिंग हुई, गलत रिकॉर्डिंग हुई। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब वो गलत रिकॉर्डिंग हुई तो वो एरर हुई। ठीक है, मिस्टेक हो गई, तो वो मिस्टेक जो है वो 31 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक एग्जिस्ट कर रही होगी ना, तो इसका मतलब है कि उसका एविडेंस या सिम्टम एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो लिहाजा उसको गुज़िश्ता साल की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेक्ट किया जाएगा, या उस फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया जाएगा उसे, और सही जो है वैल्यूज़ का इंदराज किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स दैट वी हैव स्टडीड सो फॉर। ठीक है जी, अब हम आते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की तरफ। जी, अब हम देखते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। देखिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सेम डेफिनेशन है, वो इवेंट्स के जो इस पीरियड के अंदर अकर हुए होंगे। ठीक है, 31 दिसंबर 31 मार्च के दरमियान, लेकिन उन इवेंट्स को हम गुज़िश्ता साल की इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट नहीं करेंगे, तो दैट आर कॉल्ड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि कंसर्न कंडीशन विच डिड नॉट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि उनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनकी कोई ना कोई सिम्टम, कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बैलेंस शीट डेट को, यानी 31 दिसंबर को कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो लिहाजा इसलिए हम उनको कहते हैं दे आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अच्छा, अब इसमें भी दो किस्में हैं। जब ये देख लिया जाएगा कि कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मिसाल के तौर के ऊपर इंसिडेंट, कोई मटेरियल इवेंट जिसकी कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को मटेरियल इवेंट अकर हुआ इस पीरियड में, लेकिन उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब देखा जाएगा कि वो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई इम्पैक्ट है या कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, डू नॉट इम्पैक्ट गोइंग कंसर्न या इम्पैक्ट गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न भी एक गैप्स है। ठीक है, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि ये प्रीरिक्विजिट कॉन्टेंट्स आपको पता होने चाहिए।
और मैं एज्यूम करूँगा कि आपको पता है। जैसे कि एक गैप है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न का, ये आप नेट के ऊपर देख लीजिएगा। हम ये कहते हैं कि कंपनी को जो है वो एक गोइंग कंसर्न के तहत चलना चाहिए। गोइंग कंसर्न क्या है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो विल कंटिन्यू अनफोर्सीएबल पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी जो भी बिज़नेस कर रही है उसको किसी भी मोमेंट के ऊपर आप जब देखें तो आप ये कह सकें कि ये ना कह सकें कि अगले 2 साल या 3 साल में बिज़नेस बंद हो जाएगा। गोइंग कंसर्न उसका सेफ़ है। क्या मतलब ये कि वो जो कंपनी है उस वो एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, एक इन्फिनिटी पीरियड ऑफ टाइम तक उसका बिज़नेस उम्मीद है कि चलता रहेगा। अच्छा, इनडेफिनेट इन्फिनिटी तो नहीं कि चलता कभी भी, ज़ाहिर बात है कोई भी बिज़नेस सारी उम्र तो नहीं चलता रहेगा, एक ना एक वक्त तो आएगा कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब यह है कि उस वक्त किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ना कहा जा सके कि अगले 1 साल 2 साल या किसी इतने साल के बाद डेफिनेटली यकीनन वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, ये कोई भी स्टेटमेंट पास ना की जा सके। इसका मतलब यह है कि कंपनी एक गैर मुतय्यना मुद्दत तक अपना बिज़नेस चलाती रहेगी। कुछ नहीं कह सकते कब तक चलता रहेगा, लेकिन कोई रुकने के इम्कान नहीं है उसके। उस बिज़नेस के ख़त्म होने के या उस बिज़नेस के रुक जाने की कोई इम्कान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसका गोइंग कंसर्न सेफ़ है, कोई ख़तरे में नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो इवेंट होगा उसकी कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट को, लेकिन हमने ये फ़ैसला करना है कि आया कि उसको एडजस्ट किया जाए इधर या ना किया जाए। इसका फ़ैसला हम लेंगे इस बेस पे कि वो गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या मतलब, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे कंपनी का फ्यूचर जो है गोइंग कंसर्न ख़तरे में पड़ गया। मिसाल के तौर पे देखें कंपनी, अच्छा चलें मैं मिसाल बाद में देता हूँ। कोई ऐसा इवेंट जिससे कंपनी का गोइंग कंसर्न ख़तरे में पड़ गया, ठीक है, तो ऐसे इवेंट को हम एडजस्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रेजेंट ऑन ब्रेकअप बेसिस, एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसमें उस इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि कंपनी का कंसर्न ख़तरे में पड़ गया है। गोइंग कंसर्न यहाँ पे अब देखें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वो कैसे भला? देखिए मिसाल के तौर पे कंपनी का एक मेन डायरेक्टर जो कंपनी को चला रहा था, जो शुरू से लेकर कंपनी को उठा था और 20-32 साल में उसने दुनिया की लीडिंग कंपनी बना दी, वही फौत हो गया फरवरी 2020 में। ठीक है, फरवरी 2020 में वो फौत हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा? अब ज़ाहिर बात है फरवरी 2020 में वो जो फौत होगा तो कंपनी का तो गोइंग कंसर्न ख़तरे में कुछ पड़ेगा ना, कि मिसाल के तौर के ऊपर वो कंपनी अब कुछ नहीं पता कि चल पाती या नहीं चल पाती, बाकी जो है वो डायरेक्टर इस काबिल है या नहीं है, तो ज़ाहिर बात है उसको फिर उस इवेंट को इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाएगा। उसका या तो डिस्क्लोजर दिया जाएगा, ठीक है, वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा जाएगा स्टेटमेंट। या मिसाल के तौर पे कंपनी का एक प्रोडक्ट थी, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, उस मुल्क की गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी कि ये सेल नहीं होगी। अब ज़ाहिर बात है कंपनी हो सकता है दिवालिया हो जाए, कंपनी सेल ही ना कर सके, तो कंपनी गोइंग कंसर्न ख़तरे में पड़ गया। तो वो इवेंट के जो बेशक जिसकी कंडीशन पहले एग्जिस्ट तो नहीं करती थी रिपोर्टिंग डेट को, यानी 31 दिसंबर को, लेकिन अगर वो गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट कर रहा है वो इवेंट, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो गोइंग कंसर्न को, उसकी कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती थी और वो गोइंग कंसर्न को भी नहीं कर रहा कोई मुतासिर, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट नहीं करेंगे। डू नॉट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम समझेंगे कि नहीं भी शेयर होल्डर को पता चलना ज़रूरी है इस इवेंट का, तो एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देंगे जिसमें यूज़र्स को बता देंगे कि ये एक इवेंट अगर हुआ था, ये गोइंग कंसर्न को भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा और ना ही इसी को कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आपको मुत्तला करना बताना ज़रूरी था, तो लिहाजा हमने आपको ये बता दिया, तो लिहाजा उसका सिर्फ एक डिस्क्लोजर दे दिया जाएगा बस। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं। ये देखें, एक मिसाल के तौर के ऊपर नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एक वो है, एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एक ऑपरेशन, एक कंपनी ने खुद ही प्लान बनाया, एक प्लान अनाउंस किया कि वो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर देगी। मिसाल के तौर पे कंपनी ने खुद ही प्लान किया और सोचा कि भाई कंपनी अब ऑपरेशंस नहीं जारी रखेगी, अब डिसकंटिन्यू कर देगी। तो कितनी बड़ी बात है, गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ता है इससे, ज़ाहिर बात है इसको गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ने की वजह से इसको डिस्क्लोज किया जाएगा साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अच्छा,
अब आप सोच रहे होंगे कि बात यह है, अब इधर आपके जहन में सवाल ये पैदा हुआ होगा कि गोइंग कंसर्न जब इम्पैक्ट कर रहा है और हम कह रहे हैं गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट होने की वजह से, मुतासिर होने की वजह से उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट किया जाएगा, तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट बनता है, तो एडजस्टिंग इवेंट तो यहाँ पे आना चाहिए। तो असल में बात यह है कि वो इवेंट्स के जो गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी उनको एडजस्टिंग इवेंट वाले इस जगह पे नहीं लिखा बल्कि यहाँ पे लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि उनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, उनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। असल में इस वजह से नहीं हमें उसको यहाँ पर लिखना चाहिए था एडजस्टिंग इवेंट वाली जगह पे, क्योंकि वो एडजस्ट हो रहे हैं, बल्कि इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिखा क्योंकि उनकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन एडजस्ट इसलिए कर रहे हैं कि गोइंग कंसर्न चूँकि ख़तरे में पड़ रहा है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो लिहाजा इसको रिपोर्ट होना चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होना चाहिए ऐसे इवेंट को, ठीक है। अब दोबारा अपने एग्जाम्पल में आते हैं। मेजर परचेज ऑफ एसिड। अब देखिए एसिड की मेजर परचेज हो रही है, बेशक मेजर परचेज हो रही है। अब मिसाल के तौर पे एक बड़ी मशीनरी खरीदी गई यहाँ पे, तो ठीक है, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, उसकी कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं करती है ना 31 दिसंबर को, तो जाहिर बात है जब यहाँ परचेज़ की गई है तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्लोजर दे दिया जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। इसी तरह द डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिड आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट बाय फायर और फ्लड। अब देखें मिसाल के तौर पे एकदम से आग लग गई, ठीक है, एकदम से आग लगी। अब मिसाल के तौर पे उससे हुआ क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिड आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक आग लगी और उससे जो है ना कोई एसिड जल गया। एसिड से मुराद ये है कि कोई मशीनरी जल गई, आग लगी और मशीनरी जल गई। तो ठीक है, आग लगने का पहले से कोई कंडीशन तो नहीं एग्जिस्ट कर रही होती ना कि 31 दिसंबर को कि भाई वो आग लगेगी, 25 फरवरी 2020 को जाके आग लग जाएगी। कोई कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती तो कंपनी उस पर काबू ना पाले, उसको रोक ही ले। तो असल में वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। फायर हो गया, फ्लड हो गया, ये एकदम से आते हैं। ये आफतें कहते हैं ना कि कभी बुरा वक्त बता के नहीं आता, ये वही वाली बात है। कभी भी ये आफतें और नेशनल डिजास्टर कभी बता के नहीं आते, पता नहीं होता, इनकी कंडीशन नहीं एग्जिस्ट कर रही होती। तो लिहाजा ये इवेंट भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। लेकिन अगर कोई इतनी बड़ी आग लग गई कि जिससे कंपनी पूरी जल गई और कंपनी का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा और गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ जाएगा, तो फिर उसको पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, एंट्रिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटीजेंट लायबिलिटीज़, ये अगले हम सेक्शन में पढ़ेंगे इसी उसमें कि कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। कमेंसमेंट अ कोर्ट केस, एक कोर्ट केस जो है ना वो एक आगाज़ हुआ उसका, यानी किसी ने कोर्ट के अंदर केस किया या हमने कोर्ट में केस किया। अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट्स, एक इवेंट की वजह से वो अराइज हुआ, लेकिन वो कब अराइज हुआ? आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, वो 31 दिसंबर के बाद हुआ। तो जाहिर बात है हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो कोर्ट में केस चल रहा है पहले से और उसका डिसीजन आके कोर्ट में हुआ है फरवरी में या मार्च में, तो फिर हम उसको डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे 2019 की बैलेंस शीट में। लेकिन अब तो ये कोर्ट में केस जा ही रहा है 31 दिसंबर के बाद, तो लिहाजा इसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात है, प्रोपोज डिविडेंड जो होते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती हैं और जब एक मार्च या फरवरी या मार्च के अंदर जब पूरी इनकम कैलकुलेट की जाती है कंपनी की, तो फिर डिसाइड किया जाता है कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी, ठीक है। तो कंपनी जितना डिविडेंड देती है, जितना हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। अच्छा, अब ये वही कह रहा है, इसमें छोटी सी बस बात है, वो ये है कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इंक्लूड डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट एज लायबिलिटीज एट द ईयर एंड। अगर मिसाल के तौर पे अब जाहिर बात है यहाँ पे फरवरी या मार्च में जाके कंपनी ने डिसाइड किया कि हम डिविडेंड जो है वो देते हैं 30% ऑफ द इनकम ऑफ द प्रॉफिट, तो जाहिर बात है वो अभी तो नहीं दिया गया, तो वो 31 दिसंबर को तक तो वो लायबिलिटी था ना, पे तो होगा वो फरवरी या मार्च में जाके, ठीक है। 31 दिसंबर को तो नहीं पे होगा वो डिविडेंड, वो फरवरी जब डिक्लेयर हो जाएगा तो तभी उसके बाद ही वो पे होता है ना शेयर होल्डर्स के दरमियान। तो वो कह रहे हैं कि वो बैलेंस शीट के अंदर वो लायबिलिटी नहीं लिखा जाएगा। लॉजिक देखेंगे तो बज़ाहिर नज़र ये आती है कि वो तो लायबिलिटी बनती है क्योंकि पे जो बाद में हो रहा है, लेकिन 31 दिसंबर में उसको लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको डिविडेंड ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो असल में डिविडेंड है 31 दिसंबर 2019 की इनकम का। जब हम इनकम ले रहे हैं 2019 की, तो डिविडेंड भी वो 2019 का बनता है, तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड होना चाहिए एज अ डिविडेंड वो अमाउंट कि जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड बिफोर द ईयर एंड दे मस्ट बी शोन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन इक्विटी। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर जो डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हुए हैं साल से पहले ही अगर हो गया, मिसाल के तौर पे इंटरम डिविडेंड होता है जैसे,
ये आपने डिविडेंड की टाइप पढ़ी होंगी। 31 दिसंबर से पहले ही कोई अनाउंस कर दिया सितंबर कोई किसी क्वार्टर का डिविडेंड, तो ऑब्वियसली वो तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे ही आ जाएगा एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो बस ये जो है वो एक होती है। उसके बाद जो है ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से इनमें इवेंट्स जो हैं वो फॉर द एडजस्टिंग इवेंट ऑफ बिग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, द ईयर एंड इज़ 30 जून एंड द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड ऑन 18 अगस्त। ठीक है, साल कब ख़त्म होता है? 30 जून को। ठीक है, और 18 अगस्त को जो है वो अकाउंट अप्रूव हुए हैं। ठीक है, देखिए इतना अर्सा लगता है, जुलाई और अगस्त, 1 माह 1.5 माह लग जाता है, 2-3 माह भी लग जाते हैं वैसे। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका आपकी डेट, बैलेंस शीट डेट, और ये द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। ठीक है, अब ये एक एक करके हम केस पढ़ते हैं और देखते हैं। देखें जी, सेल्स ऑफ ईयर एंड इन्वेंट्री ऑन 2 जुलाई 2006 एट लेस देन कॉस्ट। वो ये कह रहा है कि साल के आखिर में जो इन्वेंट्री है वो सेल हुई 2 जुलाई को लेस देन कॉस्ट। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो IS2 का स्टैंडर्ड है उसके अंदर जो हमारे पास इन्वेंट्री सेल हुई होगी इस पीरियड में, हम उस इन्वेंट्री को एडजस्ट करेंगे 31 दिसंबर 2019 में। हमेशा इन्वेंट्रीज़ का जो सेल होने वाला मामला है IS2 जो हमने पढ़ा, हम पहले पढ़ चुके हैं मिड से पहले, उस इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा डेफिनेटली पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, ये भी हम ऊपर एग्जांपल पढ़ के आए हैं, ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला कहाँ गया? ये देखें, द सेल ऑफ द इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो लिहाजा ये जो है इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है, ये हो भी रहा है 2 जुलाई के 30 जून के बाद, और इसमें हम देखेंगे कि कॉस्ट लेस देन कॉस्ट है, तो लिहाजा कॉस्ट से कम पे हो रहा है, तो लिहाजा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लेस देन कॉस्ट का मतलब ये है कि जो NRV है वो लेस है कॉस्ट से, तो लिहाजा उसको NRV पे रिकॉर्ड किया जाएगा इन्वेंट्री को। ठीक है, द इशू ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 4 जुलाई। नए ऑर्डिनरी शेयर कंपनी ने इशू किया है, लेकिन कब इशू किया है? 4 जुलाई को। तो जाहिर बात है इसकी तो कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती, और इस पर डिविडेंड भी नहीं दिया गया, तो कुछ भी नहीं होगा इसका, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ना डिविडेंड दिया गया है और ये इवेंट हो भी रहा है आकर 30 जुलाई के बाद, पहले कोई कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। द फायर इन द मेन हाउस। फायर जो है जारी बात हमने पढ़ा था, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ये एडजस्ट नहीं होते क्योंकि ये इनकी पहले कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो फायर की वजह से जो स्टॉक जल गया वो एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अ मेजर क्रेडिट कस्टमर वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ऑन 10 जुलाई 2006। एक मेजर क्रेडिट कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, कब भला? 10 जुलाई को 2006 को। तो जाहिर बात है मेजर क्रेडिट कस्टमर है वो 10 जुलाई को जब बैंकरप्ट हुआ है, वो जो बैंकरप्ट हुआ है 10 जुलाई को, वो ज़ाहिर बात है एकदम से तो नहीं हो गया ना बैंकरप्ट, वो ज़ाहिर बात है पुराना कस्टमर होता है और पुरानी जो है उसके साथ ट्रांजेक्शन चलती आ रही होती हैं, फिर वो कोर्ट में केस किया होगा, फिर वो कोर्ट ने डिक्लेयर किया होगा उसे बैंकरप्ट, तो ज़ाहिर बात है उसकी कंडीशन पहले एग्जिस्ट करती होगी, तभी वो 10 जुलाई को क्या हुआ है, बैंकरप्ट हुआ है। तो देखें 30 जून है, तो अब ये तो नहीं ना कि 30 जून के बाद उसने कोई परचेज़ किया और वो जो है वो बैंकरप्ट हो गया सिर्फ 10 दिनों के अंदर, 1 जुलाई से 10 जुलाई के अंदर। डेफिनेटली वो पहले से पुराना कस्टमर होगा और वो चलता आ रहा होगा और कोई क्रेडिट सेल की होगी उसे जो अब नहीं मिलनी, तो लिहाजा उससे जितने भी बैड डेट्स होंगे वो तमाम एडजस्ट किए जाएंगे पिछले साल में। 5वें पे आते हैं, तो लिहाजा ये 4 भी जो है वो एडजस्टिंग इवेंट है। अब तक जो एडजस्टिंग इवेंट है वो सिर्फ 1 है और 4 है, बाकी नहीं है। ऑल ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी वाज एक्वायर्ड। एक कंपेटिटर था उसके शेयर एक्वायर कर लिए 21 जुलाई 2006 को, तो ठीक है 21 जुलाई 2006 को एक्वायर किए ना, पहले से कोई कंडीशन तो नहीं एग्जिस्ट कर रही थी इस इवेंट की, और ये इवेंट अकर भी हुआ है 30 जून के बाद, तो लिहाजा ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। 1 अगस्त 2006 को हुआ ये कि $5 लाख डॉलर रिसीव हुए एक इंश्योरेंस क्लेम में। वो इंश्योरेंस क्लेम कब किया गया था? 13 फरवरी 2006 को, यानी कोई बंदा मर गया होगा या कोई मिसाल के तौर पे जनरल इंश्योरेंस होगी, कोई गाड़ी जो है वो टक्कर हो गई होगी, तो कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया था फरवरी 2006 में। मिला कब? 1 अगस्त 2006 को। तो जारी बात है 13 फरवरी 2006 को जब हुआ है तो वो 30 जून से पहले की डेट है ना, तो इसका मतलब है कि इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है 31 जून को कि इंश्योरेंस कंपनी में एक क्लेम गया हुआ है का बिग कंपनी लिमिटेड का, तो उसका डिसीजन कब हो रहा है? 1 अगस्त को, और उसके बस मिल रहे हैं 5 लाख, तो 5 लाख की एडजस्टमेंट की जाएगी 2006 में, 30 जून 2006 वाली
बैलेंस शीट में। 30 जून के बाद जो होगी ना 2007 की जो बैलेंस शीट होगी उसमें नहीं की जाएगी। तो लिहाजा 1, 4 और 6 है, तो 1, 4 और 6 ये ऑप्शन है। ठीक है जी। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा। अगले हम वीडियो में देखेंगे कि प्रोविजन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं। फ़िलहाल तक के लिए आज इस वीडियो तक के लिए हमने ये पढ़ा है IAS 10 और इसमें हमने बहुत डिटेल से देखा है कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं कि जो एडजस्ट किए जाते हैं और कौन से इवेंट्स होते हैं जो एडजस्ट नहीं किए जाते हैं, उनकी क्या एग्जांपल्स हैं, मटेरियल इवेंट क्या होते हैं और रिपोर्टिंग डेट क्या होती है, बैलेंस शीट डेट क्या होती है और एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। ये डेट्स के मुतालिक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आई थिंक दैट इट्स इनफ सो फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अपने क्वेश्चंस आप सुनिएगा वीडियो और लिख लीजिएगा अपने क्वेश्चंस को, तो इंशाअल्लाह हम जब ऑनलाइन लेक्चर होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर्स को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।